गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 11th के लिए काइनेमेटिक स्टडी शुरू करेंगे और आज का क्लास ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो इन्होंने अभी 11th में पढ़ना शुरू किया है, 10th क्लास से साइंस में आए हैं। तो हम अपना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट, हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसका जो है कंपटीशन लेवल तक पहुँच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के। काइनेमेटिक्स की स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे इसके पार्ट हैं, उसमें एक यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन बेसिकली हमें देखना है कि काइनेमेटिक्स जो फिजिक्स का पार्ट है ये किस तरीके से हम काइनेमेटिक्स तक पहुंचेंगे, इसको इस चार्ट्स के थ्रू हम समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन और रेस्ट में ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के मेन दो पार्ट होते हैं, एक आपका स्टैटिक्स पार्ट होता है, एक आपका डायनेमिक्स पार्ट होता है। स्टैटिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है उसकी स्टडी करी जाती है। डायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो डायनेमिक्स के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी बात करते हैं। डायनेमिक्स के भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका काइनेमेटिक होता है और एक आपका होता है डायनेमिक्स प्रॉपर। तो काइनेमेटिक के अंदर में जो हम स्टडी करते हैं बेसिकली ये वो पार्ट है जहाँ पर हम बात करते हैं कि विदाउट कॉज, यानी कि मोशन में आप स्टडी कर रहे हैं विदाउट कॉज, और डायनेमिक्स में हम बात करते हैं कॉज की स्टडी की। तो स्पेशली हमारा फोकस रहेगा काइनेमेटिक्स के ऊपर, तो बात करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में आप देखिएगा कि काइनेमेटिक्स के हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, काइने एंड दूसरा है मैटिक्स। काइने का मतलब हो गया मोशन और मैटिक्स का मतलब हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन कैलकुलेशन। तो मोशन की कुछ कैलकुलेशन हम इसमें स्टडी करेंगे, मेन हम इसकी बात करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का हमारा डेफिनेशन क्या होगा, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द प्रोड्यूस द मोशन। ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जब हमारा मोशन हो रहा होगा तो उसके जो कॉज है उसको हमने इसमें नहीं लेना। टाइम प्ले इम्पोर्टेंट रोल, तो इसमें हमारा जो है टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो काइनेमेटिक्स की जैसी हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन, तो हम देखते हैं काइनेमेटिक्स में बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। काइनेमेटिक्स का जो कैलकुलेशन बेसिकली हम देख पाएंगे वो हम देख पाएंगे कि जैसे हमारे ये टॉपिक में हमारे काम आएगा, जैसे हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली ये 1D होता है, वन डायरेक्शनल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपका 2D मोशन होता है। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती हैं और नहीं भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो कैसे कह सकते हैं, An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time। Means हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, ट्री है, बुक्स लाइंग ऑन द टेबल है, पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर है, ये सब रेस्ट में है। अब हम बात कर रहे हैं मोशन की। मोशन का डेफिनेशन कैसे बताया जा सकता है, An object is said to be in motion if it change its position with respect to surrounding with the passage of time। एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मूविंग बस, बर्ड फ्लाइंग इन एयर, मैन वॉकिंग ऑन रोड, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी हमने आपसे डिस्कस किया रेस्ट एंड मोशन। अब हम थोड़ा सा इसको रेस्ट को एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि एक टेबल के ऊपर बुक रखी है तो हम उसे कहते हैं रेस्ट में है, आपने भी इसे कहा रेस्ट में है। लेकिन यही बुक को अगर हम मून के रेस्पेक्ट में जाके देखें, मून से देखें, तो फिर हमारी बुक कैसी होगी, मोशन में है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में नहीं है, परफेक्ट रेस्ट में नहीं है। उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि हमारा रेस्ट और मोशन जो एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है। तो इसको समझ लेते हैं रिलेटिव कैसे हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस के अंदर बहुत सारे और भी पैसेंजर हैं। तो अगर मैं अपना
और अपने साथी जो हमारे पास पार्टनर चल रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के कंपैरेटिव देखें तो हम एक दूसरे कंपैरेटिव बस में रेस्ट में हैं, लेकिन सेम टाइम अगर मैं बस से बाहर देखता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं जो है मोशन में हूँ। तो यहाँ पर एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट आपको दो डिफरेंट पोजीशन में नजर आता है, रेस्ट में भी है और वो मोशन में भी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने के लिए आता है। अब एक टॉपिक की बात करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट कब कंसीडर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसको देखते कैसे। हम एज्यूम करते हैं कि एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म के ऊपर ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन काफ़ी लंबी होती है। एक मैन आपको उसमें जो है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर कुछ चलता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेन यहाँ पर है, इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेन का साइज बहुत बड़ा है। तो ट्रेन को हम ऐसे पॉइंट करके भी नहीं बता सकते ट्रेन यहाँ पर है, क्योंकि ट्रेन का साइज बहुत बड़ा है, प्लेटफार्म के ऊपर है। लेकिन वही ट्रेन अगर दिल्ली से चल के चेन्नई चली जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दिल्ली में ट्रेन थी और अब ये चेन्नई में है। तो हम क्या समझ में आया इससे हमें एक बात समझ में आती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम समझते हैं। ये हमारे पास पेन है। अब इस पेन को अगर मैं यहाँ इसके कंपेरेटिवली मूव करके देखता हूँ ऐसे, तो हम इसको पेन को पॉइंट कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सेम पेन को अगर मैं इसको थ्रो कर दूं तो यहाँ से अगर फेंका और 10 मीटर दूर जाके 20 मीटर दूर जाकर के पेन गिर जाता है, तो हम ये कहते हैं कि अब ये पेन जो है हमारा एज ए पॉइंट बॉडी हो गया है। तो इसे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 10 मीटर और मोर देन मे बी, that is the very large as compared to the size of this pen, then this pen is called the point object। अभी हम सीख चुके हैं पॉइंट मास बॉडी हम किसको कहते हैं, पॉइंट मास बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो उसी के बेस पर हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में पॉइंट मास बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट मास बॉडी किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है तो ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच द बॉडी इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इज मूविंग सच दैट along parallel straight line and all the constituent particles shift through equal distance in given interval of time। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन विच ए पॉइंट मास बॉडी, इसमें भी ध्यान रखना है कि पॉइंट मास बॉडी की बात हो रही है, इज मूविंग ऑन ए सर्कल अबाउट ए फिक्स पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मेन कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circle। Oscillatory motion in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time। अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं oscillatory motion। Vibratory motion क्या है, if in oscillatory motion the amplitude is very small, the motion of the body is said to be vibratory motion। अब दोनों डेफिनेशन के अंदर ध्यान से देखिए कि जो सेकंड वाला डेफिनेशन है उसमें सिर्फ ये बताया कि जो ऑक्सीलेटरी है उसके एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गए हैं। अगर एम्पलीट्यूड इतना लार्ज है कि जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं तो वो जो है हम उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो होता है वाइब्रेटरी। जैसे फ़ोन है तो फ़ोन का वाइब्रेशन आपने फील किया होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जेक्ट का आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। लेकिन मेरे सामने इस तरह की बिल्कुल प्रॉब्लम आ गई है जैसे किसी ने मेरे से ये पूछ लिया हो कि भाई बॉम्बे कितना दूर है,
लेकिन मुझसे ये नहीं बताया कि मेरे को बॉम्बे किससे कितना दूर है ये बताना है। अभी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ तो मैं दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस बताऊँगा, अगर मैं आगरा में हूँ तो आगरा से बताऊँगा, राजस्थान में हूँ तो राजस्थान से बताऊँगा। तो इसका मतलब मेरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के लिए भी मुझे एक ओरिजिन, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसकी पोजीशन बताने के लिए कि कहाँ पर है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। जैसे ही मैंने इसको सेट किया तो मेरे को तुरंत पता चल गया कि इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं एक्स, वाई और जेड। तो अब हम यहाँ पर इसमें देख लें, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा अगर मूव कर रहा है तो फिर मेरे को बताना है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर के, मेरे को इसमें ऑब्जर्वर भी खड़ा करना पड़ेगा। तो हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया यहाँ ओरिजिन पर, वो ओरिजिन से इसका जो है पोजीशन देख के बताता है, लेकिन उसके साथ में एक जो है स्टॉप वॉच भी है। तो स्टॉप वॉच से उसका टाइम टू टाइम इसका पोजीशन बताएगा। तो ये जो हमारे पास बना है इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जर्वर है वो आपका स्टॉप वॉच के साथ में है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो है जो फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करेंगे, उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक वो होते हैं जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, उसे हम इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये चल रहे होंगे तो इसमें से क्या देखेंगे, टाइम के साथ में एक्स या फिर वाई या फिर जेड या एक्स वाई या वाई जेड, इनमें से कुछ चेंज होगा। अगर टाइम के साथ सिंपल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टाइम के साथ सिंपल एक चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इन तीन में से कोई से भी दो, मैंने एज्यूम किया है कि x एंड y, अगर ये दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन होगा। अगर ये हमारे जो है तीनों चेंज होने शुरू हो जाएं, x और y, z तीनों चेंज होने शुरू हो जाएं, तो ऐसा मोशन आपका 3D मोशन होगा। तो ये 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन होगा।